नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 17 प्रोडक्ट्स को मिला है जीआई टैग, जिसमें से जो 7 प्रोडक्ट्स हैं ये हैं उड़ीसा के। तो आइए जानते हैं कि जो जीआई टैग्स हैं इसके क्या क्या नाम है जिसको मिला है जीआई प्रोडक्ट्स को, और जीआई टैग्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले दिया है इसमें लांजिया सौरा पेंटिंग है। यह आध्यात्मिक महत्व पर बल देती है। ये दीवार पर मतलब भित्ति कला है, दीवार पर बनाया जाता है उड़ीसा के अंतर्गत। डोंगरिया कोध शाल है, यहाँ पर देखिए ये है डोंगरिया कोध शाल। ये भी सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती है। यह एक प्राचीन बुना हुआ शाल है। फिर उसके बाद खजूरी गुड़ है, यहाँ पर देखिए नीचे दिया है ना खजूरी गुड़। यह खजूर के रस से बनाया जाता है, एक नेचुरल स्वीटनर्स है। फिर उसके बाद दिया है ढोकनाल मगजी है, यह दुग्ध उत्पाद है यानी कि दूध से बना हुआ ढोकनाल मगजी है। फिर सिमलीपाल काई चटनी है, सिमलीपाल की काई चटनी है। गुड़ तो यहाँ पर है, चटनी यहाँ है। ये चटनी है, ये गुड़ है इस पर। नयागढ़ कांति मुंडी बैगन्स है, नयागढ़ कांति मुंडी बैगन्स। यहाँ पर देखिए बैगन का फिगर यहाँ पर दिया है, इसे भी जीआई टैग मिला है। कांटेदार कांटों वाली सब्जियों की फसल है। कोरापुट काला जीरा चावल है, यहाँ पर देखिए ये है काला जीरा चावल, इसका नाम है कोरापुट काला जीरा चावल। या नाम याद रखिएगा, लांजिया सौरा पेंटिंग्स हो, डोंगरिया कोंद हो, खजूरी गुड़ हो, डेक्कन गाल मगजी हो, फिर सिमलीपाल काई चटनी हो, नयागढ़ कांति मुंडी बैंगन हो, कोरापुट काला जीरा चावल हो। ये 7 प्रोडक्ट्स को कहाँ पर मिला है? उड़ीसा के अंदर जीआई टैग्स मिला है। बाकी 10 प्रोडक्ट्स और अलग अलग राज्यों की हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के क्या क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश के हस्त निर्मित कालीन है, हस्त निर्मित कालीन है, कारीगरों द्वारा जो तैयार किया जाता है। वाचो लकड़ी का शिल्प कला है, जो वाचो जनजातियों द्वारा प्रचलित है। फिर उसके बाद आदि केकर है, ध्यान रखिएगा आदि केकर है, ये अदरक की एक किस्म है। आदि केकर अदरक की एक किस्म है जो अरुणाचल प्रदेश में मिली है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल की है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ के बीच पश्चिम बंगाल का जीआई प्रोडक्ट्स है। तंगेल साड़ी है, गारज साड़ी है, कोलियाल साड़ी है, ये पारंपरिक साड़ियाँ है जिसे जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो कलौनूनिया चावल है, ये एक चावल की किस्म है, ये भी पश्चिम बंगाल का है। सुंदरबन शहद, सुंदरबन तो फेमस है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, तो इसे मिला है। जम्मू कश्मीर का अनारदाना है, अनारदाना ये रामबन का जो अनार उत्पाद है उससे निकाला गया है। फिर यहाँ पर कच्ची खरेक है, कच्ची खरक एक गुजरात का एक स्थानीय उत्पाद है, ये गुजरात में मिला है कच्ची खरीक को जीआई टैग्स। आइए जीआई टैग्स के बारे में जाते हैं। जीआई टैग्स का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो भौगोलिक संकेत। ये है क्या? जैसे किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी प्रोडक्ट्स वो एक विशिष्ट होता है, उसका स्वाद विशिष्ट हो, उसकी प्रकृति विशिष्ट हो, उसका गुण विशिष्ट हो, तो उसे दिया जाता है जीआई टैग्स कि उस क्षेत्र के अलावा कहीं और नहीं मिल रहा है, तो उसे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसी का एक पार्ट है। जो WTI के जो ट्रिप्स समझौते हैं, जैसे एक मैड्रिड समझौता हो गया, लिस्बन समझौता हो गया, इन सब सारी चीज़ों को कवर्स करता है। भारत में जो जीआई टैग पंजीकरण के लिए भौगोलिक संकेत अधिनियम है 1999 यानी 1999 द्वारा इसे शासित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे प्रोडक्ट्स को मिला है जीआई टैग। आगे बढ़ेंगे। वेटलैंड सिटी मान्यता। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत एक वेटलैंड सिटीज मान्यता, एक इनिशिएटिव यानी एक नामांकन, अपने तरह का पहला नामांकन प्रणाली शुरू की गई है। किसके द्वारा? वेटलैंड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये सिटी के अंदर मतलब जिस सिटी के अंदर वेटलैंड है उसको मान्यता देता है। तो इसमें 3 सिटी को शामिल किया गया है, एक है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है उदयपुर। इन 3 सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया गया है। तो इंदौर को क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें एक रामसर साइट है, सिरपुर वेटलैंड है, यशवंत सागर वेटलैंड है, ये इंदौर के पास है, तो इसलिए इसे वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। भोपाल में रामसर साइट भोज वेटलैंड्स हैं। फिर उदयपुर और उसके आसपास के जो रामसर साइट है 5 प्रमुख आर्द्र भूमियाँ हैं, पिछोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है और दूध तलाई है। इन सब सारी चीज़ों की वजह से उदयपुर को भी वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। और भी इसके बारे में कुछ जानें। ये वेटलैंड सिटी प्रत्यायन यानी कि इसे एक्रीडेक्शन बोलते हैं, एक्रीडेक्शन, वेटलैंड सिटी एक्रीडेक्शन। यह शहरी और उप नगरी वातावरण में जो आर्द्र भूमि है उसके महत्व को पहचानने के लिए इसे दिया जाता है। जैसे कि कोई भी शहरी क्षेत्र हो गया और फिर उसके बाद उप शहरी क्षेत्र हो गया,
वहाँ पर उसके अंदर कोई भी वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि होता है, आर्द्र भूमि अगर है तो उसको मान्यता देने के लिए सिटी को वेटलैंड सिटी घोषित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 2015 से शुरू हुई थी। 2015 से जो कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 12वां सम्मेलन हो रहा था, उसी दौरान रामसन कन्वेंशन के परिणाम के तौर पर इसे निकाला गया है, वेटलैंड सिटी प्रत्यायन कोष। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यही है कि जो भी आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड्स हैं उसका संरक्षण प्रदान करना और उसका एक बौद्धिक तरीके से उपयोग करना, इसका महत्व क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और ब्रांडिंग प्रदान करना। ब्रांडिंग प्रदान किया जाएगा वेटलैंड्स को, तो इसमें होगा क्या? जैसे कि यह अमृत धरोहर पहल है जो भारत के अंतर्गत रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए क्रियान्वित करती है, इन सब सारी चीज़ों योजनाओं को पर मदद करेगा। इसकी वैधता एक बार मिल जाती है वेटलैंड सिटी प्रत्यायन की, तो 6 साल के लिए वैध हो जाता है। 6 साल यानी 6 साल के लिए वैध हो जाता है। आइए वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि का डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कोई भी दलदल भूमि है जहाँ पानी कीचड़ से, उसे वेटलैंड बोलते हैं। पीट लैंड हो गया, पानी का क्षेत्र हो गया, प्राकृतिक वातावरण हो गया, तालाब हो गया, स्थिर पानी हो गया, कृत्रिम जलाशय हो गया, खारे पानी का तालाब हो गया, ये सब सारी चीज़ों को बोला जाता है वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। रामसर कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। रामसर एक शहर है, ध्यान रखिएगा, रामसर एक शहर है जो ईरान के अंतर्गत स्थित है, ईरान में स्थित है। रामसर ईरान में स्थित है। इसी शहर में ही एक समझौता हुआ था 1971 में, यानी 1971 में समझौता हुआ था। यह एक अंतर सरकारी संधि यानी कि संधि थी, जो समझौता हुआ था आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए और संसाधनों के संरक्षण के लिए और उसका बौद्धिक तरीके से यूज के लिए, तभी से रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। 1971 में रामसर रामसर जो स्थान है ईरान के अंतर्गत, वहीं से इसका शुरुआत हुआ था। जनवरी 2024 तक रामसर कन्वेंशन में लगभग 172 देश पार्टी बन चुके हैं, यानी पक्ष हो चुके हैं, जिसमें भारत अपना 75 आर्द्र भूमि जोड़ चुका है। भारत ने 75 अपनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित कर चुका है, तो ये भी याद रखिएगा 75। ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे कि रामसर स्थल है, उस साइट का जो रजिस्टर बनाया जाता है, उस साइटों का जो रजिस्टर बनाया जाता है उसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड्स के तहत रजिस्टर कर लिया जाता है, तो इससे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड्स भी इसी से संबंधित जुड़ा हुआ है। भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट्स है पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन है जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। ये बाघों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निवास भी है। 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भी है, 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जहां रामसर स्थल सबसे अधिक है, 14 रामसर स्थल साइटों के साथ तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक रामसर साइट है। ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु है भारत में सबसे ज़्यादा वहाँ पर रामसर साइट है। और सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? सुंदरबन है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। रेजूपेव एक स्वदेशी टेक्निक है, तकनीक है। इसके तहत हो क्या रहा है? जैसे इस तकनीक के तहत जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन, इसके द्वारा इस तकनीकी का इस्तेमाल करके अरुणाचल प्रदेश में चीन के बॉर्डर के करीब एक इस टेक्निक के सहायता से रोड विकसित किया है। तो आइए इस टेक्निक के बारे में जानते हैं कि जो रेजूपेव है ये है क्या इस टेक्निक में। जैसे कि ये बायो ऑयल आधारित डामर संशोधक है, मतलब कि जो भी डामर बिछाया जाता है रोड पर, उसमें बिटुमिनस जो कोयला होता है उसका मिश्रण कर लेते हैं, प्लस उसके बाद जो जैव तेल होता है उसका मिश्रण कर लेते हैं, मिश्रण करने के बाद जो डामर बनाया जाता है उस डामर को उस रोड पर बिछाया जाता है। इससे होता क्या है? जैसे कि कोई भी स्थान, ऊंचाई वाला स्थान हो या फिर ऐसा इलाका हो जहाँ पर जो टेम्परेचर है या तो जीरो है, या फिर जीरो से भी अगर नीचे टेम्परेचर गिर जाता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो ऐसे रोडों को बनाने के लिए जब यहाँ पर कोई भी गाड़ी मोटर चलती है तो इस रोड का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जैव तेल आधारित डामर संशोधक जो डामर होता है वो लगाया जाता है, ताकि किसी भी वाहन को चलने में कोई दिक्कत न हो, उतना टेम्परेचर उसे मिल पाए। बिना टेम्परेचर का रोड भी पूरी तरीके से काम नहीं करता है उस पर, तो इसलिए इसमें मिलाया गया है जो रेजूपेव टेक्निक है, इस टेक्निकी का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? ये जो सेला टनल है, सेला सुरंग है, यहाँ पर देखिए
इस सुरंग रोड को बनाया गया है रेजू पेव टेक्निक की सहायता से। ये किसको जोड़ता है? ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है तवांग, यहाँ पर देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है तवांग। ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर है क्योंकि इधर से तिब्बत, इधर से भूटान के पास स्थित है, इधर से चाइना के पास, तिब्बत के पास स्थित है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है तवांग। तो इसे ही जोड़ता है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है सेला टनल सुरंग रोड, इसलिए बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। जो सेला दर्रा है ये सेला दर्रा के नीचे ही बनाया गया है। जो सेला दर्रा यानी जिसे पास बोलते हैं इंग्लिश में, उसी के नीचे बनाया गया है सेला टनल सुरंग। तो ये दोनों है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा? तवांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा। दुनिया का जो बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास दुनिया की सबसे ऊंची सेला रोड सुरंग बनाया है। किस सहायता से, किस टेक्निक की सहायता से? रेजू पेव टेक्निक की सहायता से सफलतापूर्वक लागू किया है। ये रेजू पेव टेक्निक है, ये 100% बायो ऑयल्स के साथ जैव आधारित पर्यावरण अनुकूल उत्पाद का उपयोग करके विकसित की गई टेक्निक है। आइए सेला रोड सुरंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेला रोड सुरंग की खुदाई सेला दर्रे के नीचे हुआ है, जैसा कि मैंने दिखाया था सेला दर्रा के नीचे हुआ था, जो 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऊंचाई पर स्थित एक ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। इस सुरंग का उद्देश्य है क्षेत्र के सुदूर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले जो तवांग है इसको हर मौसम में जोड़ना, मतलब कि हर मौसम में उसका जो आवागमन है वो बनाया जा सके, ताकि किसी भी तरीके से तवांग जो है कट न पाए। तवांग दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग ये होगी। ये जो सुरंग बन रही है सेला रोड सुरंग, ये दुनिया की यानी कि विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली, यानी कि डबल बन रही है, डबल लेन वाली सुरंग बनाई जा रही है। तो ये भी एक फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत चीन सीमा, भारत चीन के साथ साथ लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी कि बांग्लादेश के बाद भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है? बांग्लादेश करता है। नंबर 1 सबसे ज़्यादा भारत का जो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, और दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना। दूसरे स्थान पर चाइना जो भारत के साथ बॉर्डर अपना शेयर करता है, जिसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर्स। बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 कुछ किलोमीटर्स है। यहाँ पर देखिए 3 सेक्टर्स है। एक तो है वेस्टर्न सेक्टर्स जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, एक मिडल सेक्टर्स है, एक है ईस्टर्न सेक्टर्स। लगभग 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर्स करते हैं। भारत के 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर्स करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? जिसमें जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, यहीं पर है हिमाचल प्रदेश ये है। फिर उसके बाद उत्तराखंड है और यहाँ पर सिक्किम है, उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ अपना सीमा साझा करते हैं भारत के। तो ये था आज के लिए न्यूज। थैंक यू।